लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जाने माने शायर और सहाफ़ी जनाब अरशद वासी साहब। यह तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वासी साहब, एक चीज़ बताइए कि सहाफ़ियत अलग चीज़ है और शायरी अलग चीज़ है। जी, आपका दोनों में दखल कैसे हुआ? आप खुद को कहाँ मानते हैं, बेहतर शायर मानते हैं या बेहतर सहाफ़ी, या दोनों में ही आपकी पकड़ बहुत शानदार है? देखिए, सहाफ़ी जो है वो मेरा एक पर्सनल काम है जिसको मैं बतौर एक समाज सेवी के रूप में करता हूँ। और शायरी जो है वो मेरा ज़ौक़ और शौक़ है जिसे मैं करता हूँ, और दोनों को मिक्स करके करता हूँ कि अगर मैं सहाफ़त भी करता हूँ तो उसमें शायरी कहीं ना कहीं मिक्स ज़रूर करता हूँ। जैसे मैं अगर कोई आर्टिकल लिखता हूँ या कहीं कुछ बोलता हूँ तो उससे पहले मैं जो है वो शेर पढ़ देता हूँ उसी के मानिंद, यानी कि अगर जिस तरीके का वो आर्टिकल होगा या जिस तरीके से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, या मैं अगर जैसे सरकार के खिलाफ अगर कोई आर्टिकल तैयार कर रहा हूँ या उस पर बोलूँगा तो उस हिसाब से मैं वो शेर पहले से तैयार करूँगा कि साहब गुरूर उसका निकल जाए तो फिर मैं बात करूँ, गुरूर उसका निकल जाए तो फिर मैं बात करूं, मुझे भी आके वो छल जाए तो फिर बात करूं। तो इस तरह से मैं शेर कह के और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं ताकि वो तंज भी उन तक पहुंच जाए और मेरी बात भी मुकम्मल हो जाए। तो वासी साहब, एक चीज़ ये बताइए कि दोनों चीज़ों को, चाहे वो सहाफ़ियत हो या चाहे वो उर्दू अदब हो, कहाँ खड़ा पाते हैं आप 2025 में? देखिए, सहाफियत की तो बात इस वक्त आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। सहाफत जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। इसको जितना आप खरीद लो वो उतना आपका, यानी कि वो हाल हो गया है सहाफत का कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सूत्रों से मुझे 2014 में पता लगा था कि सहाफत को 57,000 करोड़ रुपया बांटा गया था। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और ऐसे किस आधार पे आपको पता लगा? वो उसके बाद में जो एक्शन बदले हैं मीडिया के, सहाफत के जो एक्शन बदले हैं और जिस तरफ से मीडिया का रुझान गया, उससे वो 100% जो सूत्र बताते थे कि इतना रुपया बांटा गया है मीडिया को, उसके बाद मीडिया ने जो अपना रुझान बदला वो इस बात को साबित करता है कि वाकई में बांटा गया पैसा। और उसके बाद से ही जो माहौल बदला देश का, मीडिया ने बदला, लोगों ने बदला, जो अदर पार्टियां थी उन्होंने बदला, वो उससे बिल्कुल 100% ये साबित हो गया कि पैसा बटा और मीडिया उस तरफ चली गई, सहाफत उस तरफ चली। तो जब से ही माहौल मीडिया का बिगड़ा हुआ है, सहाफत का बिगड़ा हुआ है, आज मैं उस जगह पर खड़ा देख रहा हूं कि अगर हमारे देश को इस नफरती एजेंडे में अगर शामिल किया जाए तो सबसे पहला नंबर सहाफत का आता है। लेकिन वासी साहब, जो डर आज पत्रकारिता में नजर आता है, जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ ऐसा ही साहित्यकारों, लेखकों, अदीबों के साथ भी हो रहा है? वो भी खुल के अपनी बात नहीं कह पाते। बिल्कुल 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 वही डर है। देखिए, मैं सहाफत की भी बात बता दूं, सहाफत में भी उनकी भी मजबूरी है। चैनल जो आजकल जो चैनल ढोल पीट रहे हैं, उनका, उन पार्टियों का जिन्होंने पैसा दिया और उनकी ही ढोल पीट रहे हैं, उनको भी ये डर है कि अगर उन्होंने नहीं की, उनकी बात नहीं मानी, तो ईडी उनकी धर, छापा उनकी धर। तो वो भी बेचारे मजबूर हैं बोलने पर कि भैया नहीं बोलोगे तो जाओ अंदर, ईडी आ जाएगी, पैसा निकल जाएगा। तो इस वजह से भी, मजबूरी में भी, मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया भी था और उसमें मैंने ये भी कहा था कि कोई बात नहीं, जो गोदी मीडिया नाम अविशाल शर्मा ने दिया है, वो गोदी मीडिया आज अगर वो किसी की तरफ बोल रही है तो वो उसकी अपनी परेशानी है, एक उसकी मजबूरी है बहुत बड़ी कि अगर वो उसकी तरफ नहीं बोलेगा तो भैया
अब आप देख लीजिए एनडीटीवी का, मैं तो खुला कह रहा हूँ कि एनडीटीवी बहुत अच्छा काम कर रहा था जब तक रविश जी उसमें थे, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसको खरीद लिया गया। तो फिर मीडिया कहाँ जाएगी? अरे भाई, हम अगर अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें खरीद लेंगे, नहीं खरीदोगे तो फिर ईडी भेज देंगे, ईडी भी नहीं भेज देंगे तो उठा के कोई और केस थोप देंगे तुम्हारे ऊपर। बहरहाल तुम्हें मजबूर करेंगे। तो मीडिया, वो मीडिया भी इस वक्त बहुत मजबूर है और उन्हें बोलने पे मजबूर किया जा रहा है, इसलिए वो उन्हीं की बोल रहे हैं। और आज जो स्तर गिरा हुआ है, अब हमारे जैसे जो हैं तो जो बिक भी नहीं सकते, और इतनी, मान लो हम तो कहें कि इतनी औकात भी नहीं है कि उन तक हमारी बात अगर ये पॉइंट पहुंच रही हो कि खरीद भी नहीं सकते, उनकी भी इतनी औकात नहीं है कि खरीद भी नहीं सकते। तो ये है। लेकिन शायरी का जो अलग है, और आपने कहा कि साहित्य, पहले साहित्यकार खुल्लम खुल्ला लिखते थे, वही डर अब मीडिया का ही जैसा उनको भी हो रहा है। अभी आप कामरान वाला ले लीजिए, एक बेचारा वो लाफ्टर मजाकिया जी। कामरेड मुंबई का जोक्स उसने मारा, सरकार के ऊपर मारा, किसके ऊपर मारा, उसके ऊपर केस कर दिया, सारा मामला उसी का चल रहा है, कुणाल कामरान का। तो इस तरह से वो कहते हैं कि एक को मारो वो दूसरा अपने आप ही, तो कामरान के साथ, कुणाल कामरान के साथ में हुआ। दूसरा साहित्यकार सोच रहा है कि पता नहीं अगर भैया हमने भी कुछ कह दिया तो यार हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। अब कुणाल कामरान के पास तो इतना पैसा होगा कि वो वकील को भी झेल लेगा। हमारे ऊपर अगर कोई केस कर दे, हम तो वकील भी नहीं कर सकते, हमारी तो जेब में एक चूटी कोड़ी नहीं, क्यों? हम तो सहाफत करने वाले, ईमानदारी से करने वाले। हमसे तो कोई कहे कि भैया किराए से चले जाओ तो हम तो फोन करके कहें, अरे यार अरिंदम मिश्रा जी भैया 100 रुपये डालना मेरे यार मोबाइल में, मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, मैं जाऊंगा वहां। तो ये है जी। तो इस तरह से जो पहले की साहित्य, पहले की देखिए, पहले जमाने की बातें और थी, वो साहित्यकार और थे जो पेपर उर्दू में, मैं आपको ये आपके जो पहले एक, आज तो आजकल तो कथावाचक बन गए हैं, कौन? विधायक रहे दिल्ली से, आप पार्टी से चुनाव लड़े और उसके बाद में एक उनकी उल्टी सीधी गजल, कहीं कुमार विश्वास। हाँ, वो हाईलाइट हो गई। जी। और हाईलाइट हो गई, उसके बाद में वो बहुत बड़े एक तरीके से समाजवादी भी अपने आप को दिखाया उन्होंने कुछ दिनों। उसके बाद में फिर वो, अब वो रामायण का पाठ करते हैं, अब वो कथावाचक हो गए हैं। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था उस जमाने का, कि जब कमाल अमरोही की शादी मधुबाला से हुई, तो जब मधुबाला पहली बार वहां गई अपने अमरोहा, तो उनका, कमाल अमरोही का एक लड़का पहले से ही मौजूद था वहाँ, छोटा सा था। तो कमाल अमरोही तो मुंबई में थे, मधुबाला वहाँ थी अमरोहा में। तो कमाल अमरोही ने उनसे, शायद मीना कुमारी की बात। हाँ मीना कुमारी, के साहब उनसे कहो कि लड़के को पढ़ाओ। तो साहब पढ़ाने के लिए बोले, कौन अच्छा पढ़ाएगा, कौन अच्छा पढ़ाएगा? बोले साहब पंडित हरिशंकर साहब पढ़ाएंगे, उनको बुलाया जाए। तो कुरान पढ़ाने के लिए जो है पंडित हरिशंकर जी को बुलाया जा रहा था। तो वो भी उर्दू थी, वो भी अरबी थी। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था माहौल, हर गाना, हर गीत बगैर उर्दू अल्फाज से मुकम्मल ही नहीं होता था। आप कोई सा भी किताब सुन लीजिए पुराने जमाने का, हालांकि आज के भी गीतों में उर्दू अल्फाज है, बगैर उर्दू अल्फाज के आप गाने को मुकम्मल, या गजल को, या किसी गीत को मुकम्मल कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप जो है, आप टोटल हिंदी में कैसा गाना लिख लेंगे और उसको कैसे गा लेंगे, नामुमकिन है। नामुमकिन है। अब जो ये माहौल बनाया जा रहा है हिंदी, उर्दू, अरबी, ये मेरे लिहाज से तो हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान की तरफ लेके जाया जा रहा है। इन हालात को जब आप देखते हैं तो आपकी कलम क्या कहती? मेरी कलम के हिसाब से मैं आपको अपनी वही गजल सुनाऊं। अभी मैंने जैसे आपको एक शेर सुनाया था कि अब जो दौर आ रहा है, मैं, अगर मेरी ये बात वहां तक पहुंचे
तो मैं कहूंगा कि गुरूर उसका निकल जाए तो फिर बात करूं, गुरूर उसका निकल जाए तो फिर बात करूं, और मुझे भी आके वो छल जाए तो फिर बात करूं। और अभी वो खुद को समझते हैं, अभी तो उनको गुमा है कि अहले दानिश हैं, अभी तो उनको गुमा है कि अहले दानिश हैं। मिजाज वक्त बदल जाए तो फिर बात करूं, मिजाज वक्त बदल जाए तो फिर बात करूं। और शेर देखिए कि अंधेरा करके बैठा है बाम पर अपने, अंधेरा करके वो बैठा है बाम पर अपने, जरा सी शाम ये ढल जाए तो फिर बात करूं। क्या बात, बहुत खूब। और अभी अय्यारियां सर चढ़ के उसकी बोले हैं, अभी अय्यारियां सर चढ़ के उसकी बोले हैं, मेरा भी जादू जो चल जाए तो फिर बात करूं। क्या बात। मेरा भी जादू जो चल जाए तो फिर बात करूं। और आखिरी शेर देखें कि अभी तो मेरी नजर में कोई शफाफ नहीं, क्या करें। अभी तो मेरी नजर में कोई शफाफ नहीं, बुरा है दौर संभल जाए तो फिर बात करूं। भाई वाह, बहुत बहुत। फिलहाल जो जिस तरह के हालात मुल्क में है जी, सियासत भी आप करीब से देख रहे हैं, बतौर तहक़ीक़ ने बहुत सारी खबरें भी कवर की होंगी जी, और पार्टी पॉलिटिक्स का माहौल रोजाना आपकी आंखों के सामने रहता है। बिल्कुल बेशक। इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या कहती है आपकी? देखिए, हमारे देश में इस वक्त एक ऐसी सोसाइटी की जरूरत है जैसे आप और हम। हमारे देश को जो जरूरत है इस वक्त आप और हम, इसके अलावा हमें कोई नहीं चाहिए देश जी। तो जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप और हमको अलग करने की, तो आप और हम की तादाद बढ़ाने की हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से मेरी कलम भी चलती है और जिस तरह से मैं अपने चैनल पर बोलता हूँ, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वो संदेश पहुंचाऊं जो हिब्बुल वतनी हो, हमारे जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको आपसी मेल मुरब्बत में रखने के संदेश पहुंचाऊं। मैं ऐसी कोई खबर को हाईलाइट करना नहीं चाहता जिसमें नफरती एजेंडा को, मैं कभी ऐसी खबर को प्रसारित करने की कोशिश नहीं करता हूं, चाहे उसमें मुझे कितनी भी टीआरपी मिल रही हो। मैं ऐसी खबर को नहीं ज्यादा प्रसारित करता हूं कि हाँ। वारसी साहब, यकीनन आपने इस मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसे जरा सुनाइए जी। आज का जो माहौल जैसे हो रहा है, मैं आपको एक अपनी गजल सुनाता हूं। मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूं। समाज में जो इस वक्त हमारे परिवार में माहौल, तो अलग बात है, वो तो एक पॉलिटिक्स चल रहा है, कुछ पार्टियां हमारे देश में नफरत फैला रही हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे घर का परिवार है, जो हमारे घर के बच्चे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो मैं आपको एक गजल सुनाना चाहता हूं। आप सुन। अब दुआ में असल ना रहा ना रहा, अब दुआ में असल ना रहा ना रहा, पहले जैसा बशर ना रहा ना रहा, अब दुआ में असल ना रहा ना रहा, पहले जैसा बशर ना रहा ना रहा। पहले मिल कर के रहते थे जिसमें सभी, 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 पहले मिल कर के रहते
थे जिसमें सभी, आज वो मेरा घर ना रहा ना रहा, आज वो मेरा घर ना रहा ना रहा, अब दुआ में असल ना रहा ना रहा, पहले जैसा बशर ना रहा ना रहा। अब देखिए घर में घुसता हूं मैं, एक आवाज पर दौड़वाता था वो, 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 बाप का वो पिसल ना रहा ना रहा, बाप का वो पिसल ना रहा ना रहा, अब दुआ में असर ना रहा ना रहा। और शेर देखें, अब हम उस गांव के शहर से उस गांव की तरफ चलते हैं जी। एकता की मिसाल बनाता खड़ा, 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 गांव का वो शजर ना रहा ना रहा, गांव का वो शजर ना रहा ना रहा, अब दुआ में असर ना रहा ना रहा। ये बहुत 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 तो गांव में क्या होता था, पहले गांव में एक पेड़ होता था पीपल का, ये जो मैंने गजल कही और आज के इस माहौल को देख करके, गांव में एक पीपल का पेड़ होता था। दोपहर में जब सब आते थे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसी पेड़ के नीचे के जा करके और अपनी दोपहर बांटते थे और वहीं अपनी ईसाई वो होता, तो वो एकता की एक मिसाल था। लेकिन अब वो गांव के फील्ड भी नहीं रहे, अब वो गांव का शजर भी नहीं रहा। तो ये सब जो है पॉलिटिक्स ने ऐसा कर दिया है कि आज गांव में भी हम ईद दिवाली होली सब मिलकर के करते थे। हालांकि हमारे यहाँ आज भी वो दौर है, थोड़ा सा बदला है, लेकिन आज भी होली मिलने के लिए, हम ईद मिलने के लिए वहाँ लोगों के यहाँ इकट्ठा होके सब जाते हैं। और वो लोग शाम को होली मिलने के लिए जो है, जब होली होती है तो शाम को अपने दिन भर तो वो रंग खेलते हैं और रंग खेलने के बाद में शाम को नहा धो के वो सब हमारे यहाँ होली मिलने के लिए गाते बजाते और लौड़ा कंकरिया ना मारो मारे लाग जइए रे, लौड़ा कंकरिया ना मारो मारे लाग जइए रे, इस तरह से वो अपने गाते। और बहुत सारे उनके मुझे गीत हैं, अरे जो हजारों मन खाई गो चढ़ो न साको तेज तमारो भीम को आई गो आकी जकी दोनों पथरानी, इस तरह से वो गाते हुए अपने और हमारे यहाँ जब आते थे तो वो एक दौर अलग है। हालांकि हमारे यहाँ आज भी होता है, इतना अभी इन लोगों के कट्टरवाद से नहीं फर्क पड़ा है, आज भी है, लेकिन वाकई में वो थोड़ा सा तो बहुत थोड़ा नहीं बहुत फर्क पड़ा है जो आपसी मेल मुरब्बत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमें हमारे हिंदुस्तान में हम और आज चाहिए। जी, इस बारे में वासी साहब आपने बहुत अच्छी गजल सुनाई, तो कुछ और जी आइए हम जिस नंबर बिल्कुल भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये गजल सुनाता हूँ। आपको एक मैं गीत सुनाता हूँ जी, मैंने वो एक फिल्म मेरे पास आई थी आज से 10 साल पहले, पिया मिलन की आस, और उसके लिए मैंने 8 गीत लिखे थे, लेकिन वो किसी कारणवश फिल्म रह गई, बन नहीं पाई। मेरे गीत वो आज भी मेरे पास रखे हुए हैं और मैं उन्हें कभी कभी खुद ही सुन लेता हूँ, खुद ही गा लेता हूँ। तो कोई उम्मीद है कि वो फिल्म डब्बे से बाहर निकलेगी या रिलीज होगी? बनी नहीं तो क्या होगी, बनी क्या, वो जैकी श्रॉफ को साइन कर लिया था 1100 रुपए देके।
नगमा को 1100 रुपए दे के साइन कर लिया था। और एक राजा हसन साहब वो ए टाइप की फिल्में बनाते थे, उनको भी 1100 रुपए दे के साइन कर लिया था। और बस फिल्म का काम शुरू कर दिया था। मेरे पास डायरेक्टर साहब आए, बोले अरशद भाई गीत लिखो। और ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने उस वक्त कह दिया था कि 10 लाख रुपए में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी से आप वो करा लेना, 10 लाख का चेक हम दिल दे देंगे फिल्म को एक डोनेशन बतौर। तो उसमें वो लोग खुश हो गए थे डायरेक्टर वो। और चलचित्र निगम से हमने सब्सिडी का कर लिया था, तो 20 लाख के करीब की सब्सिडी मिल गई थी लखनऊ से, तो उसका पास हो गया था। लेकिन वो पता नहीं बीच में डायरेक्टर साहब था, प्रोड्यूसर साहब का क्या हुआ कि वो फिल्म तो बनी नहीं, लेकिन मेरे गाने मेरे पास में आज भी मौजूद हैं। कितने गीत लिखे थे आपने इसके? मैंने उस फिल्म के लिए लिखे तो 8 थे, और वो 8 में उन्होंने 4 सेलेक्ट कर लिए थे। फिल्म की कहानी भी अजीबोगरीब थी, भोजपुरी फिल्म थी और 1 करोड़ के बजट की फिल्म थी वो। तो इसमें जो सबसे आपको अच्छा लगता हो मुझे का हुआ गीत जी वो अब ये जी देखिए, मतला देखिए। जी कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ, कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ। देखो जल कर के हुआ खाक तो परवाना यहाँ, कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ। मुखला देखिए। बात इतनी सी है समझो तो समझ आएगी, बात इतनी सी है समझो तो समझ आएगी। आग में डालोगे गर उंगली तो जल जाएगी, आग में डालोगे गर उंगली तो जल जाएगी। मेरी हर बात का बन जाता है अफसाना यहाँ, मेरी हर बात का बन जाता है अफसाना यहाँ। देखो जल करके हुआ खाक तो परवाना यहाँ, कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ। अंतरा देखें। मत करो प्यार तुम्हें दर्द मिलेगा इसमें, मत करो प्यार तुम्हें दर्द मिलेगा इसमें। होगी तन्हाई तो दिल और जलेगा इसमें, होगी तन्हाई तो दिल और जलेगा इसमें। चैन दे करके इसी दिल को चुराना न यहाँ, चैन दे करके इसी दिल को चुराना न यहाँ। देखो जल करके हुआ खाक तो परवाना यहाँ, कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ। वाह बहुत। वारसी साहब एक चीज और बताइए, आज आप जाने माने शायर हैं, आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं, लोग आपको पसंद करते हैं जी, लेकिन आप खुद ये किसे पसंद करते? आपकी नजर में आप किन साहित्यकारों को, अदीबों को, शायरों को सबसे ज्यादा पसंद करते? मैं देखिए एक सच्चा पत्रकार हूँ, सच ही बोलता हूँ। मैंने अभी तक किसी को पढ़ा ही नहीं, मैंने किसी शायर को नहीं पढ़ा, किसी साहित्यकार को नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं है। वाह। क्योंकि मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ कि मैंने उसको पढ़ लिया, मैंने उसको पढ़ लिया, मैंने उसको पढ़, मैंने किसी को नहीं पढ़ा जी, मैंने किसी को नहीं पढ़ा। हाँ, प्रोग्राम के लिए आप कहें कि आपने किसके साथ प्रोग्राम किया, तो मैं कह दूंगा कि राहत इंदौरी के साथ किया,
वसीम बरेलवी के साथ किया, और भी तमाम शुरा हैं, उनके नाम बता दूंगा कि साहब उनके साथ मैंने कालपी शरीफ में किया, बनारस में किया। लेकिन आप कहें कि किनको पढ़ा आपने, तो नहीं, मैंने पढ़ने की बात नहीं कर, मैंने आपकी पसंद की बात। जब पढ़ाई नहीं तो फिर पसंद क्या करूंगा? जब पढ़ाई नहीं है उनको तो पसंद क्या करूंगा? तो इसलिए कोई मुझे पसंद ही नहीं। पर स्टेज तो बहुत साझा किया आप। स्टेज मैंने बहुत साझे किए, बनारस में किए, गोरखपुर में किए, ककरौली में किए, बरेली में किए, फर्रुखाबाद में किए, बहुत किए स्टेज शो। उनमें किसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? देखिए, मैं अब फिर वही बात है कि राहत इंदौरी की आ जाती है कि उनके कुछ शेर ऐसे होते हैं कि वो दिल को छू जाते हैं। हालांकि उनका वो अंदाज है, हालांकि शेरों में कोई दम हो ना हो, लेकिन उनके अंदाज में जो दम होता है वही, बिल्कुल। हाँ, कि चांद ये टूटा हुआ टुकड़ा है मेरे जाम का, जी, चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा है मेरे जाम का, और ये मेरा नहीं हजरत ख़याम का, और मुझसे पूछो कि गजल मांगती है लहू कितना, सब समझते हैं कि ये धंधा बड़े आराम का है। इस तरह से जो वो अपनी बयां करते हैं शायरी, तो उनका जो अंदाज बयां होता है वो कामिल था। अब तो खैर वो स्वर्गवासी हो गए, अल्लाह उनकी रूह को जन्नत में। किताब वगैरह भी आई है वर्षी से? मेरी जी नहीं, मेरी कोई किताब नहीं आई। मैं अफसाना निगार था। मैंने 5 अफसाने लिखे थे, और उस वक्त महकता आंचल, एक मैगजीन का नाम आपने सुना होगा, खूबसूरत अंदाज, महकता आंचल, खालिद मुस्तफा सिद्दीकी दिल्ली के एक है जो खूबसूरत अंदाज मैगजीन निकालते थे, मासिक, और चश्मा फारूकी दिल्ली की थी, वो रूप की शोभा मैगजीन निकालती थी। उसमें मेरे अफसाने चले। मैंने फिदा अफसाना बनाया, और सच्चाई की तलाश एक अफसाना लिखा, और एक अधिकार लिखा जो मुंबई में मेरे चोरी हो गए नताशा बिल्डिंग से। मैं फिल्म के सिलसिले में, मैंने अभी बताया, एक फिल्म मिली थी मुझे, मैं वो करने के लिए गया था। उसके लिए मैंने मीरा रोड पे बॉम्बे में एक रूम में जा कर के रहा, तो वहाँ से मेरी अटैची बट्टीची गायब हो गई। वो अधिकार जो नाटक था वो फिर मैंने एक सीरियल में देख भी लिया, लेकिन जब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। तो अधिकार तो नगेरा नहीं का ही शाया हुआ, लेकिन रूप की शोभा ने मेरी गज़लें, और खूबसूरत अंदाज ने मेरा फिदा नाटक, और सच्चाई की तलाश किश्तोबार छापा, ये तो मैंने लिखे जी। बाकी मैं गज़लें तो लिखता ही हूँ, और खुद ही सुनता हूँ, खुद ही पढ़ लेता हूँ। ये आपके बहुत सारे सामाई हैं, आपके चाहने वाले बहुत सारे होंगे, और जिसने भी सुना सबको बहुत पसंद आया, और उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारी गुफ्तगू भी शायद लोगों को पसंद आएगी। कैसा लगा अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा। और वासी साहब आगे आप पधारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,